खरगोन दंगा मामले में अदालत से 11 आरोपियों के बरी होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थरों का ढेर बनाएंगे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अप्रैल 2022 में रामनवमी हिंसा के अगले ही दिन प्रशासन ने 5 मुस्लिम बाहुल इलाकों में 16 मकान और 29 दुकानें ध्वस्त कर दी थी। उनका कहना है कि अब अदालत ने जो है सभी 11 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है, जिससे साफ है कि उस समय की गई जो कार्रवाई है वो कानून और संविधान की भावना के खिलाफ थी। उन्होंने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी जयराम रमेश की इस मांग का समर्थन किया है। अप्रैल 2022 में रामनवमी हिंसा के समय प्रशासन ने 5 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 16 मकान और 29 दुकानों को ध्वस्त किया था और जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो 11 आरोपी अब कोर्ट से बरी हो गए हैं, जिसको लेकर जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी टिप्पणी की गई है। दिग्विजय सिंह भी इसका समर्थन कर रहे हैं और पूर्व गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के उस बयान को कोट किया जा रहा है जिन्होंने कहा था जिस वक्त उन्होंने कहा था कि जिस घर से पत्थर निकलेगा उस घर को ही पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। और अब इन बातों को लेकर जो 11 आरोपी बरी हुए हैं उनको मुआवजा देने की बात कही जा रही है। इस खबर को डिटेल में समझते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है। मनोज सर, इसकी टाइमलाइन क्या है वो भी समझाइए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और साथ ही अब जब मुआवजे की बात की जा रही है और जो बुलडोजर कार्रवाई है उसे कानून के तहत नहीं की गई कार्रवाई बताया जा रहा है, क्या इस पर सरकार जवाब देगी? देखिए, जब ये कार्रवाई हुई थी उसी दौरान जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी और ये कहा था कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी है। दरअसल होता ये है कि जब भी कोई आदमी मकान बनाता है तो स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन जरूर करता है। कोई 2%, 5% करता है, कोई 20% तक करता है। एक सिस्टम हमारे देश में वो कंपाउंडिंग का है, जिसमें अगर राज्य सरकारें चाहें तो जो अवैध निर्माण का हिस्सा होता है उसमें कंपाउंडिंग कर सकती है। लेकिन जब ऐसे केस होते हैं तो एक टेक्निकल जो बैकग्राउंड होता है वो उसमें उसी ग्राउंड के आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है कि किसी ने छज्जा बाहर निकाल रखा है, किसी ने दीवारें बड़ी कर रखी है, किसी ने ओपन स्पेस कम छोड़ा है, तो उसकी जो लूप होल्स हैं उसकी आड़ में प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहरा देता है। और जो बहुत पुराने मकान होते हैं तो उनमें कई बार रजिस्ट्री होती नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो मकान दादा से परदादा, परदादा के बाद दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद बेटे, बेटे के बाद उनके बेटे के पास जो जाता रहता है, तो कागज होते नहीं। तो ऐसे में प्रशासन के साथ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उन पास एक ग्राउंड रहता है जिसके आधार पर वो कार्रवाई कर देते हैं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा में किसी आरोपी को बरी किया गया है। लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि दतिया में जो बीजेपी की हार हुई है उपचुनाव में, उसके बाद से बीजेपी के अंदर खाने भी नरोत्तम मिश्रा निशाने पर हैं। कल की जो बैठक हुई थी उसमें उनके खिलाफ खुलकर बोला गया था। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के तेवर नरोत्तम मिश्रा के रहे हैं, तो खास तौर से जो मध्य भारत में इकलौते वो ऐसे नेता रहे हैं जिस इस प्रकार के फायर ब्रांड वो बयान देते रहे हैं। अब चूँकि 175 इसमें आरोपी बनाए गए थे और अभी केवल 11 ही बरी हुए हैं, तो राज्य सरकार के पास एक ऑप्शन है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है कि राज्य सरकार इस पर अब हाई कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रही है। तो केवल अभी ये नीचे सेशन कोर्ट का मामला है, इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, अगर राज्य सरकार चाहे या पुलिस प्रशासन चाहे तो वहाँ वे अपील कर सकते हैं जी। और जिन सूत्रों से हमारी बात हुई राज्य सरकार के, उन्होंने कहा है कि अभी हमको ये पूरा फैसला उन्होंने देखा नहीं है। जब पूरा डिटेल फैसला आ जाएगा सर्टिफाइड कॉपी के साथ, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर ये 11 आरोपी किस ग्राउंड पर बरी हुए हैं। क्या पुलिस विवेचना में कोई गड़बड़ी हुई थी, या क्या गवाह पलट गए थे, या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ था, या सबूतों की अनदेखी की गई थी। जी। तो अभी ये कह सकते हैं कि जयराम रमेश ने केवल मौके को देखते हुए, नज़ाकत को देखते हुए उस पूरे मामले को हैंडल किया है अपने हिसाब से और उसको ट्विस्ट करने का काम किया। और दिग्विजय सिंह तो ऐसे कामों के लिए माहिर माने जाते हैं और उन्होंने फ़ौरन से जयराम रमेश की उस पोस्ट को वायरल कर दिया। और देखने वाली दिलचस्प बात यह कि जो मुस्लिम संगठन से उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो अब जिस प्रकार के मामले जैसे जैसे प्रकाश में आते जाएंगे, तो मान लीजिए जो पोलराइजेशन का काम है वो बीजेपी की ओर से भी होगा, कांग्रेस की ओर से भी होगा और समाजवादी पार्टी की ओर से भी होगा।
बिल्कुल, अब देखना होगा आगे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आगे और भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है तो सरकार, बहुत शुक्रिया। और सर्टिफाइड कॉपी आए तब उसके बाद ही टिप्पणी करने का सोचना चाहिए राजनेताओं को, क्योंकि हो सकता है कि किन आधार पर इन्हें बरी किया गया है इस पर फिर बाद में रिग्रेट करना पड़े। और अब देखना होगा, जैसे कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे।